हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 की क्लास के लिए पार्ट 2 आवृत्तिबीजी पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। आवृत्तिबीजी पौधे क्या हैं? ऐसे पौधे जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये पादप जगत के सबसे विकसित पौधे होते हैं। ऐसे पौधे जो पादप जगत के सबसे विकसित पौधे होते हैं उन्हें हम आवृत्तिबीजी पौधे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्लांट इवोल्यूशन। पादप के विकास में सबसे अंतिम उत्पाद के रूप में जो पौधा विकसित हुआ है वह है आवृत्तिबीजी पौधा, या कहें हाईली डेवलप्ड प्लांट, और यू कैन से फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्लांट इवोल्यूशन, दैट इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट आर आवृत्तिबीजी पौधे। ऐसे पौधे जिनके बीजों के ऊपर एक अतिरिक्त आवरण होता है, लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ आवृत्तिबीजी पौधों का अगर देखें तो क्या है? ऐसे बीज जिनके ऊपर एक अतिरिक्त आवरण या कोट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आवृत्तिबीजी, कोटेड सीड। तो अतिरिक्त आवरण किसका होता है? वैसे बीज के ऊपर उसका खुद का जो आवरण होता है वह है और अंतः आवरण। उसके अलावा बीज के ऊपर एक अतिरिक्त आवरण के रूप में फल का आवरण होता है, यानी जिन बीजों के चारों ओर फल का अतिरिक्त आवरण होता है वो सभी बीज क्या कहलाते हैं? आवृत्तिबीजी। कुछ फल के फलावरण में भोजन संचित होता है और कुछ फलों के फलावरण में भोजन संचित नहीं होता, जिसके कारण जिनको फलावरण में भोजन संचित होता है उन्हीं को हम फलदार वृक्ष कहते हैं या फलदार पौधे कहते हैं। लेकिन जिनके फलावरण में भोजन संचित नहीं होता उनको हम फल की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ये यहाँ पर कुछ लोग इसको गलत मानते हैं कि क्योंकि फलावरण में भोजन संचित नहीं हो रहा तो फल है नहीं, तो आप कहते हैं फलदार जो फल है, फलदार वृक्ष हैं या फलदार पौधे हैं, वही जो है क्या कहलाएंगे? आवृत्तिबीजी। तो ऐसा नहीं है, ये तो भोजन संचय के आधार पर हम उसको ड्राई फ्रूट और सकुलेंट फ्रूट में बांटते हैं कि भोजन उसका संचित कहाँ हो। तो यहाँ पर केवल हमारा अभिप्राय किससे है? बीज के चारों ओर पाए जाने वाले अतिरिक्त आवरण यानी फलावरण से। यदि फलावरण पाया जा रहा है तो आवृत्तिबीजी पौधा है, यदि फलावरण नहीं पाया जा रहा तो ऐसे बीज वाले पौधे जिनके चारों तरफ फलावरण नहीं पाया जाता उनको अनावृत्तिबीजी कहते हैं या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। आवृत्तिबीजी पौधों में जो हम लोगों को बेसिकली देखना है, आवृत्तिबीजी पौधों का जो प्रमुख आवृत्तिबीजी पौधों का जो प्रमुख भाग है वह है पुष्प। आवृत्तिबीजी पौधों का प्रमुख भाग पुष्प है, और पुष्प यानी फ्लावर, पुष्प या फ्लावर ये ऐसे भाग हैं जो पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आवृत्तिबीजी पौधों का सबसे ग्लैमरस भाग है, या यू कैन से ये सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। तो किसी भी आवृत्तिबीजी पौधे का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट या ग्लैमरस पार्ट क्या है? पुष्प है, जो बाकी जीवों को इस पौधे की ओर आकर्षित करता है। पुष्प ऐसे पौधे का क्या है? लैंगिक भाग है, सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट। पुष्प पौधे का लैंगिक भाग है, और इसी लैंगिक भाग का अध्ययन हमको इंटरमीडिएट की क्लास 12 में हमको करना है। पुष्प के बारे में हम लोग इससे पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि पुष्प क्या है? पौधे का लैंगिक भाग है या हाईली अट्रैक्टिव पार्ट है। प्रत्येक पुष्प में क्या होता है? प्रत्येक पुष्प में सामान्यतः जो हम पुष्प की संज्ञा देते हैं जिसमें मुख्यतः 4 भाग होते हैं, 4 चक्र होते हैं प्रत्येक पुष्प में। वो हैं काइलिक्स, बाह्य दलपुंज, करोला, दलपुंज, एंडोसियम,
पुमंग और गायनोसियम जायांग। वाय दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। सामान्यतः प्रत्येक पुष्प में ये 4 भाग पाए जाते हैं, वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। वाह्य दलपुंज ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, जो हरे रंग का होता है, पत्ती के समान होता है, और यह कलिका अवस्था जब बडिंग फेज रहती है, जब पुष्प खिला नहीं रहता, उस अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है, साथ ही उसके लिए भोजन का निर्माण भी करता है। दूसरा पार्ट करोला होता है, जो कि इसका रंगीन भाग होता है। जो दिन में खिलने वाले पौधे पुष्प होते हैं उनमें यह करोला जो होता है वह रंगीन होता है, लेकिन जो रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं उसमें रंगों का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादातर क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो करोला उसका चौड़ा पत्तीनुमा भाग होता है, जो कि अधिकांशतः रंगीन होता है। इसी को देख करके पुष्प की ओर सभी जीव आकर्षित होते हैं। ये 2 चक्र पुष्प के जो होते हैं केवल सहायक अंग के रूप में काम करते हैं, जो कि लैंगिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इनको सहायक अंग कहा जाता है, एक्सेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। व्हेयरएज मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेन पार्ट के रूप में देखा जाए इन फ्लावर, थर्ड होल, तीसरा चक्र। फर्स्ट होल ये है पहला चक्र, सेकेंड होल, थर्ड होल, तीसरा चक्र है एंडोसियम, पुमंग का। प्रत्येक पुष्प की बाहर से अंदर की ओर तीसरे चक्र के रूप में सूत्रवत संरचना, जो कि आगे की ओर एक गोल या अंडाकार नॉब के रूप में लगी हुई संरचना के रूप में होती है, इसको बोलते हैं पुमंग। पुमंग यह पुष्प का नर भाग होता है। और अंतिम चक्र होता है गायनोसियम, यह पुष्प के मध्य में स्थित होता है। चौथा चक्र होता है बाहर से अंदर की ओर चले तो, और ये पुष्प का मादा जनन भाग। तो एंडोसियम के अंदर नर युग्मकों का निर्माण और गायनोसियम के अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होता है। इसीलिए ये दोनों नर और मादा जनन अंग के मुख्य अंग के रूप में जाने जाते हैं। और इन्हीं 2 के बारे में हमको बेसिकली इस इंटरमीडिएट की क्लास 12 में पढ़ना भी है। तो एंडोसियम और गायनोसियम देखते हैं। कैलिक्स किनसे मिलकर के बना हुआ? कैलिक्स की एक संरचना को क्या बोलते हैं? वाह्य दल। पुंज मतलब समूह होता है। तो कई पत्तीनुमा संरचनाओं को मिलाकर के जो ये पूरा चक्र बनता है, उस चक्र का एक पत्तीनुमा भाग क्या कहलाएगा? वाह्य दल या सेपल। जबकि इसी तरह से एक दल को पेटल, एक नर भाग को स्टैमेन या पुंकेसर और एक मादा भाग को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। वाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर या अंडक के रूप में इसकी इकाइयां होती हैं। और इस प्रकार पुष्प जो होता है वह पौधे का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट या ग्लैमरस पार्ट होता है, जिसके बारे में हमने क्लास 11 में पढ़ा था। यहाँ पर उसको हमने रिवाइज किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंडोसियम और गायनोसियम के बारे में अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको कॉपी में नोट्स बना करके लिख लीजिएगा, वैसे लिखवाया भी है। इसको एक बार रिवाइज करिएगा। फर्दर आगे की वीडियो में इसके आगे की बातें हम लोग करेंगे। थैंक यू।